बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम and our today's lecture is importance of equilibrium constant, in which we will be studying direction of a reaction and extent of a reaction, which is on page number 12 till page number 14 of your textbook. Previously we studied about equilibrium constant and its units, जिसमें हमने पढ़ा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को ड्राइव करके उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसके साथ साथ हम यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मिली है उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें दो डिफरेंट चीजें प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी। पहली चीज जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी के जरिए से, इट इज डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, और द सेकंड चीज है वो है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया है और आपको बताया गया है कि ये जो रिएक्शन है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 57 या 80 या 100 कोई भी वैल्यू है कि इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है, थोड़ी देर बाद आप उसमें से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स निकाल के उसका वेट, उसकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं और वैल्यूज पुट करके एक आंसर ड्राइव करते हैं। तो अब आपका आंसर उतना नहीं आता, यानी कि जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 80, लेकिन आपका आंसर 80 नहीं आया, कम आया है। तो अब इस वैल्यू के जरिए से या जो 80 की वैल्यू के जरिए से आप क्या बता सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है? आपने रिएक्शन करने में गड़बड़ कर दी है या इस वक्त अभी आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा ही नहीं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको पहले से दी गई थी 80 वाली वैल्यू, उसको आपने जो कैलकुलेट की थी, जो आपका आंसर आया था, उसके साथ कंपेयर करके हम डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपको वैल्यू दी गई है, जो कि कोई भी वैल्यू है किसी भी रिएक्शन के लिए, उसके जरिए से आप ये बता सकेंगे कि कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं। एक्सटेंड हाउ मच एक्सटेंट अ रिएक्शन हैज प्रोसीडेड। तो इसी को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वी आर गोइंग इज टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन किसी भी मोमेंट पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस दैट मोमेंट पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करके। लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर दिस। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, और हमें बताया गया है कि इसके लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 57 है। यानी कि 57 जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर, आपकी जो डिफरेंट कैलकुलेशन है, जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन को पुट करते हैं और पुट करने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं और आपकी वैल्यू आती है 57, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव हो गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। अब आप ये कंफर्म करना चाहते हैं, आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, आपने हाइड्रोजन ली, आयोडीन ली, मिक्स किया, रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। अब आफ्टर एन आवर या आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 10 मिनट्स अब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, या अभी फॉरवर्ड रिएक्शन ही चल रहा है या रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड क्या चल रही है, कि कौन सा रिएक्शन चल रहा है कौन सा नहीं। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग आफ्टर अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि आप 1 आवर आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, आफ्टर 1 आवर अब आप क्या करेंगे, उस रिएक्शन मिक्सचर में से अब हमारा जो है वो रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा बाहर लेंगे। अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या चीजें होंगी? तीनों चीजें होंगी, हाइड्रोजन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। या आप उसमें से जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में से मटेरियल लेंगे उस हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को और उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर लेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जो रिएक्शन रन कर रहे हैं, हम थोड़े टाइम के बाद हम इस रिएक्शन को रन करते हैं और हमारे पास जो कंसंट्रेशन आती है, सपोज वो हमें मिलती है हाइड्रोजन की 0.10, आयोडीन की 0.20 एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमने साथ टी जो मेंशन किया, चूंकि ये हमारी सपोज्ड टाइम है, अभी हम लोग खुद से नहीं कह रहे कि 1 आवर हो गए या 2 आवर हो गए, ये हम मेंशन करेंगे कि हमने 1 मिनट के बाद चेक किया है या 1 आवर के बाद चेक किया है या 1 डे के बाद चेक किया है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम।
तो उसके बाद क्या है, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, जब हम चेक करना चाह रहे हैं, अब इस वैल्यू को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, जो कि ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रिएक्टेंट्स विच इज हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो उसमें हमारी जो वैल्यूज आई थी वो वैल्यूज हमने पुट की, विच इज 0.40, 0.10, 0.20 पुट की, कैलकुलेट किया और हमारे पास आंसर आ गया 8। ये अब चूंकि हम लोग अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर रहे हैं और हम लोग जब इन कंसंट्रेशन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में ऐड कर रहे हैं, अब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 57 के, अगर 57 वैल्यू आती तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता, लेकिन 57 नहीं आई बल्कि 8 आई है, जो कि 57 से बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा और अभी वैल्यू कम है। इसका मतलब रिएक्शन अभी प्रोडक्ट्स बनाने के जो है वो पोर्शन में है, कि जहां प्रोडक्ट्स अभी बन रहे हैं, अभी और प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो इसका मतलब है रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो इसी तरीके से जब अगर हम थोड़ी देर बाद, अब ये हमने फॉर एग्जांपल 1 आवर के बाद ये कंसंट्रेशन चेक की थी और पुट किया था, अब हम 2 आवर के बाद लेंगे, दोबारा से कंसंट्रेशन वैल्यूज पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 57 के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास 3 अलग अलग किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। द फर्स्ट सिचुएशन सेज, अगर जो आपकी वैल्यू आई है QC की वैल्यू वो KC से कम आई है, जैसे कि पीछे हमने देखा कि 8 आई है और KC की वैल्यू थी 57 जो कि छोटी है, 8 की वैल्यू छोटी है, 57 लार्ज है। अगर इन दिस केस जब QC की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू स्मॉल आए, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी चल रहा है। और अगर आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल जब हम कैलकुलेट करते हैं और हमारी वैल्यू ज्यादा आती, लेट्स से 80 आ जाती, तो इन दैट केस जो कि 57 से, चूंकि ये वैल्यू बड़ी है और कोई भी और वैल्यू जो हम कंपैरिजन में कर रहे हैं, अगर हमारी KC की वैल्यू से जो हमारी कैलकुलेट की हुई QC की वैल्यू है वो बड़ी आती है, द रिएक्शन विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दिस विल बी रिवर्स डायरेक्शन। और अगर वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गया है। इसको एक और कंपैरिजन चार्ट में मैंने शो किया है, यू कैन सी हियर कि अगर हमारे जो है QC की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट बना रहा है, अगर बराबर आ जाती है तो मतलब इक्विलिब्रियम पर है, और अगर QC की वैल्यू बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट्स बना रहा है। तो तीनों किस्म की डायरेक्शंस, 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस और 1 इक्विलिब्रियम हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए से मालूम कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग, और इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी क्या डायरेक्शन चल रही है रिएक्शन की। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, numerical value of the equilibrium constant, it can be used to predict the extent of a reaction। इसकी definition मार्क कीजिएगा, it indicates to which extent reactants are converted into the products। it measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state। कि ये जो आपकी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये आपको ये बताएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने से पहले कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं, कितना एक्सटेंट तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। आया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की है आपके पास, या आया बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने से पहले, या दोनों कंपेयरेबल हैं। तो ये हमें बताएंगे कि क्या एक्सटेंट हमारा चल रहा है। जैसे कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें यू कैन सी वी हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ KC विच सेज 2.2 into 10⁻22, अ पॉजिटिव वैल्यू, जिसका मतलब है इस वक्त 22 के साथ 21 और जो है वो जीरोस हम ऐड करें तो इतनी बड़ी KC की वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो गए, और एक स्टेज ऐसी आई कि तकरीबन रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हो गए, और तब जाकर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। और इस तरह के रिएक्शंस जो है वो हमें ऐसा ही मालूम होता है जैसे इक्विलिब्रियम जो है वो तकरीबन हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है।
यानी कि ऐसे रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव तो होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव तो होगी, लेकिन कब अचीव होगी? जब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। हमने पीछे भी ये बात डिस्कस की है कि ऐसा नहीं है कि आपके फॉर एग्जांपल 50 रिएक्टेंट्स हैं, जब वो 50 रिएक्टेंट्स 25 प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे और इस तरह से वही 25 प्रोडक्ट्स वापस से 50 रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर होगा। ऐसा नहीं होता, दोनों की क्वांटिटी बराबर हर केस में नहीं होती। किसी केस में ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, किसी केस में प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। सिर्फ ये है कि जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगे और हमारी जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। उसी चीज को जहन में रखते हुए यहाँ पर जब हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जाएं और हमारे पास ऑलमोस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाएं और रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएं और कोई एक आध प्रोडक्ट उसमें से रिएक्टेंट में चेंज हो जाए और हमारी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होना शुरू हो जाए, तो उसे हम तब भी यही कहेंगे कि ये डायनामिक स्टेट है। लेकिन इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम है। इस तरह के रिएक्शन के लिए आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत लार्ज आएगी। इसी तरह अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, जैसे कि ये 10⁻⁻⁹ विच से 0.8 टाइम्स 0.3 विच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट्स अभी थोड़े से ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुए थे और प्रोडक्ट इतना अनस्टेबल था कि वो फौरन से ही रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो गया। तो इस तरह से इस केस में क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट था फौरन से रिएक्टेंट में दोबारा चेंज हो गया, आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। हमने यही कहा है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो जब आपकी जो स्पीड है ये वापस से बराबर हो गई कि जितनी क्वांटिटी में आपके अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो फौरन से ही रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, तो इन दैट केस आपके पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेगी लेकिन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वेरी स्मॉल या निग्लिजिबल। इस तरह के रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होंगे, आपको अच्छी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगी। और इस तरह के रिएक्शंस को हम जो है वो उनकी हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बाय देयर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ना ही बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है, एक कंपेरेबल वैल्यू है, तो इन दैट केस तो हमारे पास यानी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वैल्यू कंपेरेबल है। ये वो आइडियल कंडीशन है जो हम शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो है हम लोगों के जहन में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो हमें जहन में यही बिठाता है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल है, जितनी रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अभी हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसने हमें बताया कि ये एक जो है वो एक वाइड एरिया है कवर करने वाला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव करने के लिए दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की ज़रूरी नहीं है। कभी आपके रिएक्टेंट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं इन क्वांटिटी और कभी आपके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं इन क्वांटिटी। बात यही है कि उनकी स्पीड फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड जब बराबर हो गई तब हम उसे कह देंगे कि हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो अब हमने दो किस्म की चीजें पढ़ी। एक पढ़ी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। वो आपने कैसे फाइंड आउट किया? बाय कंपेयरिंग, कि जब तक आप एक वैल्यू खुद से कैलकुलेट नहीं करते आफ्टर सम टाइम तब तक आप नहीं बता सकेंगे कि डायरेक्शन क्या है। तो उसमें आपने केसी की वैल्यू कंपेयर करनी है क्यूसी के साथ, फिर आप बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है। एक्सटेंट में आपको किसी कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू को देखेंगे तो आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है वो स्मॉल है, लार्ज है, कंपेरेबल है। तो इन दिस केस आपके रिएक्टेंट्स कितने होंगे, प्रोडक्ट्स कितने होंगे और आपकी इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी। जैसे पिछले वाले में हमारे पास जो रिएक्शन था, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, हमारे पास इन दिस केस वैल्यू थी 57। ये बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है और बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं है, तो ये किस केस में लाई कर रही है? नीदर लार्ज एंड नॉट स्मॉल वैल्यू में। तो इसका मतलब है कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो क्या है? कंपेरेबल है। इक्विलिब्रियम और एक नॉर्मल रेट पे जो है वो बनता है। तो इस तरीके से आप एक्सटेंट और डायरेक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी के जरिए से बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द असेसमेंट।
So first question is, how direction of a reaction can be predicted? The second one, how can you know that a reaction has achieved an equilibrium state? The third one, what are the characteristics of a reaction that establishes equilibrium state at once? And if reaction quotient QC of a reaction is more than Kc, what will be the direction of the reaction? तो ये बहुत कॉमन आपके लिए असेसमेंट है, इसकी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है. जैसे फर्स्ट, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में आपको इजीली इसके आंसर्स मिल जाएंगे. हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी आप कंपैरिजन में देखेंगे. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू पुट इन दिस. तो आज के लिए बेटा इतना ही. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.